आप सभी का स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं 1999 से भूगोल का। 2000 का है, 99 का तो कंप्लीट हो चुका है। 2000 का जो स्टार्टिंग करना है, जो छोड़ दिया था। तो भूगोल जियोग्राफी के क्वेश्चन है, किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2000 वाले IAS का पेपर का। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से सत्य नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसका कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है भाई। घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी है, इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल राइट है। और इंदिरा गांधी नदी नहर राजस्थान की नहर भी कहा जाता है इसे। इसका उद्गम स्थल सतलज एवं ब्यास के संगम के निर्मित हरिकेज बैराज से होता है। हरिके बैराज से होता है इंदिरा गांधी नहर का, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और बाकी ऑप्शन सही है। अब इस पे थोड़ा डेफिनेशन क्या है। घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी है। यह एक आंतरिक नदी है जो थार मरुस्थल में एक जाकर सूख जाती है। और इंदिरा गांधी नहर जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इसका उद्गम सतलज ब्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से होता है, जिसका मुख्य कार्य सिंचाई है। इस नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सिंचाई का कार्य किया जाता है। संपूर्ण इंदिरा गांधी नहर सीमेंट की टाइल्स और ईंटों और सीमेंट से बनाई गई है। जो मतलब इसका निर्माण ना नहर का सीमेंट और टाइल्सों के ईंटों से निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर भैंस घाटी में बहती हुई बड़ौच के निकट अरब सागर में मिलती है। गंगा की भांति ही नर्मदा को भी मध्य प्रदेश की पवित्र नदी माना जाता है। निजाम सागर नामक जलाशय गोदावरी की सहायक मंजरा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है वो? आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी की सहायक है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख नदियाँ वैनगंगा, पेनगंगा, मंजरा हैं। ठीक है, सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिख रहा ना, हाँ। क्वेश्चन है, पिछले 2 शतकों में उत्तर भारत अब ठीक है, थोड़ा अब सही है। क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, अब सही दिख रहा है आपको। अब ठीक। तो क्वेश्चन है इसमें, पिछले 2 शतकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ये 2000 के टाइम के क्वेश्चन के करंट अफेयर के हिसाब से, लेकिन इसको समझते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई की कमी हो गई। वर्तमान में भी यही समस्या है। देखो, निक्षेपण क्या होता है? नदी द्वारा नदी है, नदी अपने पर्वत से निकलती है तो वो अपने साथ गाद, बालू, मिट्टी ला जाती है, पर यहाँ जम जाती है, ऐसी जम जाती है तो मैदान बन जाता है। मैदान की अब जो मैदान बन जाता है, जिस वजह से वो पानी का फैलाव हो जाता है, तो जिस वजह से बाढ़ और ज़्यादा, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो एक कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आर की सही व्याख्या करता है। तो उत्तरी मैदान में क्या है कि उत्तरी मैदानों में बाढ़ की बारंबारता इसलिए बढ़ गई क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई कम हो गई। गहराई कम हो गई तो पानी कम जाएगा, पानी इधर इधर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस वजह से बाढ़ की स्थिति बनेगी। ये स्थिति है। इसमें क्या दे रहे हैं, भारत का सामान्य ढाल पश्चिमी से पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही बात है। भारत का जो ढाल है ना, पश्चिम ऐसा है, ऐसा इस टाइप का है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इस ऐसे ढाल है इसका।
हैं। भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। फलस्वरूप वर्षा का जल पूर्वी तट के मैदान, मध्य निचले गंगा के मैदानों में एकत्र होकर बाढ़ का कारण बनता है। सतलज व्यास संगम क्षेत्र में गंगा के मैदान, नदियों के किनारे उसके संगम क्षेत्र के पूर्वी घाटी डेल्टा प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ की लगभग प्रतिवर्ष स्थिति बनी जाती है। जैसे बिहार में शोक नदी जो हमेशा बाढ़ लाती रहती है, उसका नाम शोक रख दिए हैं। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में समझाइए। तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? ये कॉमन सेंस है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश और किस में दिख रहा है? डी में भी है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर कुछ सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो इसमें भी महाराष्ट्र है, इसमें भी महाराष्ट्र है। इतना इतना दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। फिर तमिलनाडु में, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। फिर आंध्र प्रदेश में होता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट है, गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में। और एक देख कर दे जाना, करंट अफेयर में कौन सा किसी के बारे में किया गया है तो उसी के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो वही इसमें से सही बताना है। तो ज्वार के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जो ज्वार के अंतर्गत के महाराष्ट्र का है, समृद्ध तटीय क्षेत्र है। तो जो ज्वार है ना, वहाँ अच्छी फसल होती है, ज्वार की, कपास की, महाराष्ट्र में। इस वजह से एक क्वेश्चन सही है पहला। फिर सेकंड ऑप्शन है कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। तो भाई गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है अपना? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। अब देखो दूसरा ऑप्शन गलत है, तो कौन कौन से ऑप्शन कट गए? डी ऑप्शन कट गया, और डी ऑप्शन कट गया, बी और डी कट गए। अब फिर आगे पढ़ते हैं। भारत में किसी व्यर्थ भूमि का बृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में है। तो भाई भारत देखो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? राजस्थान का है। व्यर्थ भूमि, यहाँ भूमि का होती ही नहीं, भूमि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन व्यर्थ भूमि लिखी, तो इस वजह से ये सही है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। तो बिल्कुल गलत है। इसकी पैदावार आंध्र प्रदेश में ना होकर मक्का की कहाँ पर होती है? तो दो पहले इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र में महाराष्ट्र बिल्कुल सही था। पर मक्का के प्रति हेक्टेयर का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत है। ये 2000 के हिसाब से बता रहे हैं आंकड़े के, अभी नए आए हैं उसको देख लेना। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात बंदरगाह उच्चतम टन भार संभालता है। और हमेशा देखो पश्चिमी तट पर बंदरगाह सबसे ज़्यादा हैं, ये भी याद रखना। इस तट पश्चिमी तट इसे बोलते हैं, ये पूर्वी तट है, ये निचला भी है। इस वजह से यहाँ बंदरगाह का कम है, यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यातायात यहाँ से होता है। इस चीज़ को भी याद रख। ये चित्र देख रहे हो, इसमें बताना है कि ए ऑप्शन क्या है। ए बी सी डी, ए लोकेशन है, इसको बताना है। तो ए क्या है? ए अपना है अपना यहाँ पर वेरावल, वेरावल है, इसे वेरावल है, ठीक है। बी क्या है? बी है अपना करवार, करवार, ठीक है, बी अपना है करवार। सी ऑप्शन क्या कह रहा? सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, जो अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तूतीकोरिन। तो डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन बचा है, क्या बचा है अपना? काकीनाडा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ? पहले का देखो, इसमें देखते हैं डायरेक्ट। वेरावल कहाँ है? तो दी गए मानचित्र में क्या है कि वेरावल में
गुजरात। कारवार कर्नाटक में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। और मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। इसलिए बी ऑप्शन का सही ऑप्शन है। बी में क्या है, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, इसके पढ़ दो, लेकिन मानचित्र आपको याद होना चाहिए, इसको याद रखना। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। तंजुजला से घिरा हुआ केरल। माई कहाँ पर है, केरल। पांडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु के जिले से घिरा हुआ है। यमन कहाँ है, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो इसमें क्या पूछा है, नई शताब्दी में सूर्य उदय की प्रथम किरण भारत के किस यम उत्तर पर दिखाई देती है। तो ये सिंपल आंसर है इसका, सबको पता होगा। 92 देशांतर पर दिखाई देती है, पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। भारत का विस्तार कहाँ पर है, देखो भारत का विस्तार है, एक ऐसी रेखा है ऐसी। तो इसका जो उत्तरी विस्तार कहाँ पर है, तो 8.4 से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर में तो 68.77 से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। इसको याद रखना। और जो जो कटकच द्वीप है ना अपना, जिस पे भारत की सबसे पहली किरण गिरती है, पूर्वी तट है। पूर्वी तट पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो सबसे दो गुजरात है, 2 घंटे पहले सूर्य अस्त होता है वहाँ पर, और 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। और अरुणाचल अपना जो एकदम भारत के किनारे पे, वहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है गुजरात के मेले में। ये याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन और कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक है। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है कि उच्च ज्वार भाटे को बड़े जलयानों में को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने में सहयोग होता है। तो ये भी योग बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ज्वार भाटा बंदरगाहों के साधन को रोकता है। बिल्कुल सही बात है, साधन को रोकता है। ये भी तीसरा भी सही है। चौथा, कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है। बिल्कुल राइट है, कांडला और डायमंड ज्वारी बंदरगाह। ये रिपीट ऑप्शन है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा के बारे में बताना है, कौन कौन से क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं। तूफानी चालीसा के बारे में, रोटिंग प्रोटेस्ट के बारे में, एक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। तो भाई देखो, पहला तो यही गलत हो गया कि ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहती, केवल दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता में बहती है। बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। बिल्कुल सही है। मेघाच्छन्न आकाश वर्षा और खराब मौसम से इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वर्षा विकट होती है इस चीज़ में, तूफानी में। तो ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से इसका आंसर हो रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व यूगोस्लाविया के में निम्नलिखित प्रांतों के बारे में विचार कीजिए। देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बताओ, उत्तर से दक्षिण की ओर बताओ। ऐसे क्वेश्चन को याद करना है, इसके लिए मैपिंग रटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा, भूतपूर्व यूगोस्लाविया से प्रांतों को बताना है। किस में डाला है, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर इस टाइप में बताना है, या इस टाइप को ऐसे लेके चलो। तो इस टाइप में देखो, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, इससे समझ में आएगा। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन आपने पहले पढ़ लिए, ऑप्शन पढ़ो। इसमें ऑप्शन है बोनेशिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और यूगोस्लाविया। तो अब ये कहाँ पर स्थित है, ये देखो, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अपना एड्रियाटिक सी में दिख रहा होगा। एड्रियाटिक सी में ये अपना अलोस्विया, पहले ए आ जाएगा, अलोस्विया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें, बोस्निया। फिर उसके बाद क्या है, क्रोएशिया। फिर है स्लोवानिया। तो ऐसे में बताना था, तो ये पहले आ जाएगा क्रोएशिया, फिर बोस्निया, फिर स्लोवानिया, इस तरीके से। ये देख लिया मैपिंग। अब इसमें से दिखो, बताओ आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा था,
यूगोस्लाविया, फिर उसके बाद क्या आ रहा था कि बोस्निया, फिर उसके बाद फिर क्रोएशिया, फिर उसके बाद स्लोवाकिया। कहाँ पर है ये? एडियाटिक सी में, ठीक है। दक्षिण पूर्व पूर्वी दक्षिण पूर्वीय देश बोलते हैं इनको। मैंने मैपिंग से भी बता दिया, ठीक है। मैपिंग आपको याद होनी चाहिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग बतानी है, सीधी मैचिंग देखते हैं डायरेक्ट। देखो, यूरेशियन कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। कार्मेडिक दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा सबको पता है हिंद महासागर में। एच सैंडविच कहाँ पर है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अंध मतलब है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर सही नहीं लिखा, अटलांटिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंपल है, विक्टोरिया झील, ये सभी को पता है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया देशों के बीच सीमा बनाती है। चाड झील 4 देशों तथा नाइजीरिया, चाड और नाइजीरिया कैमरून की सीमा बनाती है, ठीक है। और मालवी झील मोजाम्बिक, मालवी और तंजानिया के बीच झील वो सीमा बनाती है। और जाम्बेजी एक नदी है जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है। इस चीज़ को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच सीमा बनाती है। चांड झील 4 देशों में बनाती है, कौन कौन सी? नाइजीरिया, चांड, नाइजर और कैमरून। और मालवी बनाती है, मालवी झील है अपनी मोजाम्बिक, मालवी और तंजानिया सीमा पर स्थित है। और जाम्बेजी एक नदी है जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में गो पशु पालन में जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। बिल्कुल राइट बात है, वहाँ मांस परंपरागत माना जाता है, वो परंपरागत एक हथियार है उनका। धर्म भी मान लो या परंपरागत नीति मान लो, रीति रिवाज हैं उनके, मांस ज़्यादा खाते हैं, दूध कम खाते हैं। दूध की अपेक्षा मांस ज़्यादा होता है वहाँ गो पशुपालन के लिए। गो पशुपालन का उपयोग उनका देसी मांस के लिए होता है ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि अब क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन को क्या बताएं, हमेशा क्योंकि जो शब्द जोड़ें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी होते हैं, इसमें लिखा हुआ हो, ठीक है। इसलिए यार दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैचिंग बतानी, डायरेक्ट मैचिंग। देखो इतना, खनिज तेल कहाँ है? वेनेजुएला में। तांबा किस जगह पाया जाता है? जाम्बिया में। मैंगनीज सबसे ज़्यादा है गैबन, और बॉक्साइड अपना है गुयाना में। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, और मैंगनीज गैबन, और बॉक्साइड गुयाना। इसको याद रखना, और इनकी लोकेशन भी याद रखना, वेनेजुएला कहाँ है, जाम्बिया कहाँ है, गैबन कहाँ है, गुयाना, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व की कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जब भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सेंटोस, ये सबने पढ़ा होगा, सेंटोस, और करंट अफेयर में भी रहा था कई बार। तो उस समय साओ पालो का विश्व की कहवा मंडी भी कहा जाता है इसे। साओ पालो विश्व की कहवा मंडी भी कहा जाता है इसे। यह शहर ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम है। ये ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी का प्रथम स्थान है अभी भी। सेंटोस एक बंदरगाह है जो ब्राज़ील की कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। रियो दा जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है जो समुद्र के तट पर स्थित होने के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्यूनस, देखो सेंटोस हो गया कॉफ़ी के लिए, अब रियो दा जेनेरो एक शहर है, सिटी है वहाँ पर, और वो बहुत सुंदर है, पर्यटकों के लिए एक नंबर वीआईपी। ब्यूनस आयरस क्या है? ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की एक राजधानी है। और फिर बचा है साओ पालो। साओ पालो क्या है कि जल प्रदापों के लिए प्रसिद्ध, एक उत्पादन निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। साओ पालो का पहले बता दी कैवा मंडी के रूप में, इसलिए ए हो नहीं सकता। साओ पालो है, कैवा मंडी भी कहा जाता है। और सेंटोस ब्राज़ील में है, जो एक बंदरगाह है जिसे अपन कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। और रियो जेनेरो क्या है? ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है। और ब्यूनस आयरस क्या है? ब्यूनस आयरस एक अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन है, इसको मैचिंग करनी है, उनका क्षेत्र बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, परागना और जम्बेजी। तो देखो इसका
जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये किसका दिख रहा है अपन को? ये दिख रहा है गंगा का। उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से आते हुए उत्तर प्रदेश, आपको जो गंगा की मैपिंग बनाना है, पूरी नदियाँ कौन कौन सी लिंक हो रही, साउथ से और नॉर्थ से सब। सिंध नदी का क्षेत्र कौन सा है? जो पाकिस्तान साइड अपन जाते हैं, सिंध नदी ऊपर से निकलती हुई पंजाब गुजरात से निकलती हुई जो पाकिस्तान में मिल जाती है, तो उसका क्षेत्र कहाँ बन रहा है? तो पहले का गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कौन सा है? सॉरी मिस्टेक बता दिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। ठीक है। और फिर उसके बाद सिंधु नदी का कौन सा क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी का क्षेत्र। पराना की नदी का कौन सा क्षेत्र है? तो परागना का क्षेत्र है अपना ये वाला, जम्बेजी नदी का है। तो ये थोड़ा बाद में बताएंगे, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताएंगे, सॉरी इसके लिए। BCD, ये लोकेशन बतानी है। BCD ये नाटो के सदस्य, उत्तरी अटलांटिक संधि के नाम से इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ये क्या पूछ रहा है कि यूरोप में दिए गए ABCD, ये यहाँ पर है। चिन्हित शहरों में से किस एक नाटो को वार्सा समझौते वाले देश के लिए बीच 1998 में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो किसके हुए थे? तो इसके हुए थे, सी ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा देश है कमेंट में करो, आपको मैंने बताया था। और इसके नाटो के सदस्य बता देते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल, आइसलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड तथा बाद में यूनानी, तुर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन और पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के इनके सदस्य बने। पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य 12 मार्च अमेरिका में संपन्न हस्ताक्षर समारोह में शामिल किए गए। 2 अप्रैल 2004 में यूरोपीय अन्य देश बुल्गारिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया नाटो के सदस्य बने। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ये मैप कहाँ है? मैंने बताया, सी का आंसर बताओ जल्दी, कौन सा है? तो ये अपना, आपने पोलैंड सुना है, जर्मनी सुना है? पोलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, इस क्षेत्र में, तो आप तो समझ गए होंगे। 1991 जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा एक सही है? उसकी जनगणना के हिसाब से बताना है। तो उस हिसाब के से छोड़ो, मैं जौन सा क्वेश्चन बताने लगे वो बताते हैं। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव के लिए नहीं है देता है, नहीं क्या नहीं देता है? आधारिक संरचना एवं संसाधन सूचकांक, या शिक्षा संबंधी सूचकांक, या स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, या बेरोजगारी सूचकांक, ये तीनों देते हैं, ये नहीं देता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गोवा का 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। द्वीप और खंबात की खाड़ी का में एक टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारत का संविधान 56 में संविधान सभा द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी राइट है। दादरा और नगर हवेली 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश शासनकाल के अंतर्गत आती है, बिल्कुल गलत है। ये किसकी याद आती है? ये तो पता होगा, पुर्तगाल के, इसलिए इसका आंसर डी गलत है। भारत सरकार द्वारा अधिनियम में से कौन सा एक वैशिष्टिक युक्त नहीं है? इसको बताना नहीं कौन सा है। देखो केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैत शासन था, तो के द्विसदनीय विधानमंडल थी, कि प्रांतीय स्वायत्तता थी, कि एक अखिल भारतीय संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन नहीं था, ये गलत है, इसमें बता दिया है। तो इसके बारे में क्या डेफिनेशन है? 1919 के सुधारों में भारतीय नागरिक संतुष्ट न हो सके
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्र होता जा रहा है और गोलमेज सम्मेलन में कोई निश्चित दिशा में करने में असमर्थ रहे। इस कारण से 1935 में कानून का निर्माण हुआ। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों को स्वायत्ता अधिकार तथा शासन के संपूर्ण विषय के संघीय, प्रांतीय और संवर्तीय विषयों के रूप में विभाजित कर दिया गया। केंद्र के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, परंतु प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि 1919 में कानून में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय और एक केंद्रीय बैंक, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। बर्मा और अदन को भारत शासन से पृथक कर दिया गया। साथ ही सिंध और उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमांत को प्रांत गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इसके बारे में डेफिनेशन, इसलिए ए ऑप्शन सही था उसका। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। ये राइट है, इसका डी ऑप्शन है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद किसी भी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि को करार या अभिसमय अथवा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय के लिए में किए गए किसी भी विनिश्चित कार्यान्वयन के लिए भारत को संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग की कोई भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संसद को कोई भी शक्ति प्राप्त है, किसी में परिवर्तन करना, बढ़ाना, नाम चेंज करना, इसके बारे में। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बिना राज्यों की सहमति के द्वारा भी बना सकती है। निम्नलिखित में से अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता क्रम में इसका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन है? भारत का सबसे बड़ा मुख्य राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर इसके बाद राज्यपाल, फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकाध्यक्ष, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में के कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री, फिर विपक्ष का नेता और फिर भारत रत्न प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा पहला भारत के मुख्य सचिव, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयोग, तो फिर मंत्रिमंडल के सचिव। सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी भी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है एल्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को मुख्यतः व्यवस्था संबंधी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, अन्य कार्य संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो इसको करता है। और उसमें सदन व्यवस्था को मर्यादा बनाए रखने के लिए पक्ष विपक्ष के बारंबार मत पढ़ने की दिशा में निर्णायक मत देने का प्रस्ताव या प्रतिवेदन व्यवस्था को स्वीकार करने या गणपूर्ति अभाव में बैठक स्थगित करने या दल बदल कानून के उल्लंघन के सदस्यों में सदस्यता को निरस्त करने आदि की शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। वो भी करता है कि आप बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। एक कॉलेज को विद्यार्थी अपने नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ इसमें महत्वपूर्ण शर्त निर्भर होगी। कौन सी शर्त है इसमें महत्वपूर्ण? उसका वह अपने कॉलेज के प्रचार की अनुमति प्राप्त कर ले, या वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो, या उसका नाम मतदाता सूची में हो। बस यही काफ़ी है, इससे हो जाएगा काम। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में नहीं है? धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसका कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो प्रस्तावित किस किस में किया जा सकता है, पहले तो ये बताओ तुम। धन विधेयक कौन से कथन अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 110 में, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ये गलत है। ये लोकसभा में नहीं आता, केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता, सॉरी। केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा सिर्फ उस पर परामर्श कर सकती है, विचार कर सकती है और कुछ नहीं।
14 दिनों के भीतर वो वापस करेगी। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी की कोई धन विधेयक बिल है या नहीं है, बिल्कुल बताएगा, वही बताएगा। लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटा लाया जाना और विचारात्मक भेजा जाना आवश्यक है, बिल्कुल राइट है। उस पर पावर, पूरी पावर लोकसभा को है, राज्यसभा को बिल्कुल नहीं है धन विधेयक पे। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा के पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, राइट है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं था वो। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। किसी भी धन विधेयक के रूप में मान्यता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही प्रदान किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं और राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को यदि पारित नहीं करती है तो वह 14 दिनों के अंदर अपने आप को रोक सकती है, बस उसके बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा। 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती, तो स्वतः ही वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया गया था, इस वजह से। भारत में वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? तो वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है, और कोई काम नहीं है। फिर आगे जाओ, और भी देखो, केंद्र और राज्यों के वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था की कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में पश्चात आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग अभी थोड़ा और इसमें बजट करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। लोकसभा की अनुसूचित जनजातियों में एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सी है? तो वह है मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश ही है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 द्वारा क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं के स्थानों पर आरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश और लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में संख्या 6 है, जो देश के अन्य राज्यों से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्या बताना, कथन सही बताइए। वो है भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। अटॉर्नी जनरल के अंदर वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है, के पास है। उसमें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत है कि संसद में किसी भी सदस्य का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। और सदन द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए अहर किसी भी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा, जबकि अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सरकार की विधि के संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे कि जो राष्ट्रपति को उस समय पर निर्देशित करे या सौंपे। उन कर्तव्यों को निर्वहन सरकार का वकील बोला जाता है, इसे अटॉर्नी जनरल को, कि उस सलाह देने का काम होता है उसी का। सब राष्ट्रपति कुछ मतलब सलाह ले सकता है, उच्चतम न्यायालय से भी ले सकता है। लेकिन अनुच्छेद 4 में के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत दो अनुच्छेद 76 में 4 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कहने पर ही वो रहेगा, मतलब राष्ट्रपति जब तक कहेंगे कि अटॉर्नी जनरल रह सकता है तब तक रहेगा, और उन्होंने बोल दिया कि हट जाओ तो हट जाएगा। संविधान अनुच्छेद 88 के उपबंध के तहत महान्यायवादी को मंत्रिपरिषद सदस्य या संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में समिति में बैठक में भाग ले सकते हैं। सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में बैठ सकता है। मंत्रिपरिषद के संसद के किसी भी सदस्य में जाके वो आराम से बैठ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि स्थानीय, नेक्स्ट क्वेश्चन का सीधा मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद है, मेघालय में जनजातीय परिषद है, नागालैंड में जनजातीय परिषद है, मिजोरम में जनजातीय परिषद है, असम में उप प्रभाग स्तर एवं जिला पंचायत है, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ग्राम पंचायत का अभाव पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन में पंचायती संस्था को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस संविधान में अनुच्छेद 40 में द्वारा राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश, उसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्ट 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। और भारत में पंचायतों को गठन एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय तथा 4 स्तरीय रूपों में किया गया था। केवल पश्चिमी बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है। पंचायत का गठन किया गया इस प्रकार, वो उसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में निर्दिष्ट करता है, तो क्या करता है, तो ये करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायत एवं राज्य संस्थाओं की बुनियादी को रखना। इसका मेन उत्तर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आई थी भारत में, जिसे वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और 243 का मतलब ए में एवं 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण भारत में वैधानिक संस्था के रूप में पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था। इस पंचायती व्यवस्था से हर बार क्वेश्चन आते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 मदे में इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत राज्य पंचायत को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करना है। पंचायती राज का मेन उद्देश्य विकेंद्रीकरण है और कुछ नहीं, हर जगह शासन अच्छे से हो। अब आ गया अपना सीसेट। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो विकास कार्यक्रम किसने किया था, विकास कार्यक्रम किया था मानव विकास प्रतिवेदन द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद अनुप्रसंग क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र भारत मानव विकास प्रतिवेदन द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान, तो ये हुआ था अपना भारत विकास प्रतिवेदन। और विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास प्रतिवेदन द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था उस समय, तो इसका आंसर है सिंगापुर का। अब आ गया अपना सीसेट, इसके लिए आपको अलग क्लास कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास देखने के लिए।